हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पीछे के वीडियो में कूलाम के नियम को मैंने कवर किया था। अब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखेंगे वेक्टर फॉर्म में कैसे हो सकता है। कूलाम का नियम ये बताता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे देखिए, मान लिया कि एक बिंदु है A और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है ये B। ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं। इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। मान लिया कि इस बिंदु A पर जो आवेश है वो क्या है, Q1 है, और बिंदु B पर जो आवेश है वो क्या है, Q2 है। ठीक है, बिंदु A पर आवेश Q1 है, बिंदु B पर आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, अब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर भी बल लगेगा। Q1 आवेश जो है वो Q2 पर बल लगाएगा और Q2 जो आवेश है वो Q1 पर भी बल लगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, ठीक है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसके कारण इस पर बल लग रहा है, तो इसके कारण लग रहा है तो ये इसको ढकेलेगा इधर की ओर, है ना। तो ये बल की दिशा इधर की ओर होगी। Q1 के कारण लग रहा है और किस पर लग रहा है, Q2 पर, इस पर लग रहा है Q2 पर, तो इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, पुश करेगा, ढकेलेगा। किस पर लग रहा है, Q2 पर, तो ये डायरेक्शन कैसे, ऐसा लिखा कैसे जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, F21। F21 का मतलब Q2 पर बल लग रहा है, जिस पर बल लगेगा उसे पहले लिखेंगे, जिसके कारण बल लगेगा उसे बाद में लिखेंगे। तो यह हुआ F21, माने पर लगेगा और इसके कारण लगेगा। ठीक है ना, बल एक सदिश राशि इसलिए इस पर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। अब आप देखिए, ऐसे ही Q2 भी किस पर बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। अब जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो ये तो हो गया F21। अब Q2 भी किस पर बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इस बल की दिशा इधर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि Q2 इसको धक्का दे रहा है, इसको Q1 को पुश कर रहा है, ढकेल रहा है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर किस पर बल लग रहा है, Q1 पर, तो ये लिखेंगे सीधे सीधे क्या, 1, माने इस पर बल लग रहा है पहले आवेश पर। तो F1 किसके कारण लग रहा है, तो Q2 आवेश कारण लग रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है ना, जिस पर लगेगा उसे पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसे बाद में लिखेंगे। कुछ लोग इसे पढ़ते हैं F12, F21, ऐसा कुछ नहीं है। ये F12 का मतलब हो गया पहले आवेश पर लगने वाला बल किसी कारण, दूसरे आवेश के कारण लगने वाला। ठीक है, ऐसे ही Q2 यहाँ F21 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि दूसरे आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण, पहले आवेश के कारण। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Q1 से लेकर Q2 तक यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दे रखी है R। ऐसे ही Q2 से लेकर Q1 तक भी डिस्टेंस दे रखी है R। बट अगर Q1 से Q2 तक हम विस्थापन सदिश ज्ञात करें, विस्थापन चूंकि एक सदिश राशि है इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म में अर्थात सदिश रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम Q1 से Q2 की ओर चलेंगे, बिंदु A से बिंदु B की ओर चलेंगे, तो जो हमको विस्थापन सदिश प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए, यहां से यहां तक का विस्थापन सदिश क्या प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा R12, मतलब बिंदु A से बिंदु B तक का विस्थापन R12। ठीक है ना, इसको उल्टा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पे कहीं ऐसा नहीं है कि इसके कारण इस पर, ऐसा कुछ नहीं है। A से B तक का विस्थापन, तो जहां शुरू करेंगे पहले उसे लिखेंगे और जहां तक जाएंगे उसे वहां तक लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए बिंदु B से A तक का विस्थापन है तो उतना ही, लेकिन डायरेक्शन इसकी अलग अलग है। जब हम A से B तक जाएंगे डायरेक्शन हमारी A से B की ओर होगी, जब हम B से A की ओर आएंगे तो डायरेक्शन हमारी B से A की ओर होगी। ठीक है, तो वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो तो सेम प्राप्त होगी। मान लीजिए अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर जो है वही प्राप्त होगा, लेकिन दिशा उसकी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब बिंदु B से बिंदु A की ओर जो विस्थापन सदिश है वो क्या होगा, R21 होगा। अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज आपको दिखने को मिल रहा होगा कि
इस सदिश पर और इस सदिश पर इसके ऊपर एक कैप लगाया गया है, एक टोपी जैसी आकृति, ये देखिए ऐसा कुछ लगाया गया है। ये क्या होता है? इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए हम ए कैप लिख रहे हैं, ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपान ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे ही जब हम लिखेंगे R12 पर कैप लगाकर ऐसे R12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर R12, ठीक है, अपान वेक्टर R12 पर मॉड। तो ऐसा ना लिखकर डायरेक्ट मैं इस वैल्यू को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है कि जब, ध्यान समझिएगा, जब दो आवेश, दो या दो से अधिक आवेशों के लिए भी है, लेकिन अभी हम दो आवेशों के लिए समझ रहे हैं, यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी भी दिख रही है और आवेश भी दिख रहे हैं, एक आवेश बिंदु ए पर है, एक आवेश बिंदु बी पर है, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच एक बल लगेगा और उस बल का मान F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। पहला आवेश Q1 है तो Q1, दूसरा आवेश Q2 है तो Q2। आप इसे QI QF माने इनिशियल चार्ज, F माने फाइनल चार्ज भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक का देखो इनके बीच की दूरी। अब हम अगर F12 निकाल रहे हैं, माने पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा जाएगा कितना, आर स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो सेम है, कितनी है, आर स्क्वायर। स्क्वायर करने पर किसी वेक्टर का, आपको पता है अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखा जाए तो क्या मिलता है, वेक्टर ए का मॉड और उसका क्या, स्क्वायर, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू और सीधे सीधे उसका स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर कोई वेक्टर प्राप्त नहीं होता है। तो उसी प्रकार अगर हम F12 चलें या F21 लिखें और उसका डॉट प्रोडक्ट करें तो सीधे सीधे स्क्वायर मिलेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इस वेक्टर पर हम डायरेक्शन लगाएंगे, मतलब एरो लगाएंगे जो कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, तुरंत ही हमको यहाँ पर इसके साथ ही एक दिशा दिखानी होगी, क्योंकि वेक्टर राशियां वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड माने परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिखानी होती है। तो भाई ये देखो, आप यहाँ पर परिमाण आपने दिखा दिया है, अब क्या दिखाएंगे हम, दिशा दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर लिखेंगे हम F12। अगर हम F12 माने पहले आवेश पर दूसरे आवेश कारण लगने वाला बल F12 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगी जरा बताइए। इसकी दिशा हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो, ए से ये बल लिया है अपना, तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लिखेंगे। तो देखो क्या है, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल, दूसरे आवेश के कारण पहले, दूसरे आवेश के कारण है ना, तो मतलब यहां से शुरू करेंगे, दूसरे आवेश के कारण है इसलिए यहां शुरू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। जब बाबू यहां शुरू करोगे यहां तक पहुंचोगे, तो अब बताओ यहां से यहां तक का विस्थापन क्या है, यहां से यहां तक का विस्थापन सदिश है R21। 2 मतलब दूसरा आवेश, 1 मतलब पहला आवेश, दूसरे आवेश से पहले आवेश का विस्थापन सदिश है R21। तो यहां लिखा जाएगा R21, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां खड़े थे, यहां तक चले आए, यहां से यहां तक का विस्थापन दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक का, दूसरा बिंदु 2 है, पहला बिंदु 1 है, तो R21 लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, F12 पर वेक्टर लगाएंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे F12 था, तो बिल्कुल सही है, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल था, तो जिसके कारण था वहीं तो शुरू करेंगे, तो इसके कारण था तो 2 और इस यहाँ पर लगा तो 1, तो देखो बाबू 2 और फिर यहाँ लिखा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है, अपान R स्क्वायर लिख दिया गया। इधर देखो, ये इस फार्मूले से अगर आप देखें जो कि ऊपर लिखा गया है, इस फार्मूले से क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर, ठीक है, R21 अपान मॉड ऑफ R21, सॉरी मॉड ऑफ R21, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अब आप देखो
थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जब आपने मॉड निकाल लिया तो चाहे R21 हो चाहे R12 हो, वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, देखो मॉड लिखा है, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ के बराबर ही तो होनी है। वेक्टर का मतलब दिशा था, बाकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है तो इधर से Q1 से Q2 तक नापोगे तो भी 5 सेंटीमीटर आएगा, और Q2 से Q1 तक नापोगे तो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। मतलब 2 1 लिखो चाहे 1 2 लिखो, आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वेक्टर लगा देंगे तो डायरेक्शन के नाते परिवर्तन हो जाएगा। तो अब आप बताओ, अगर ऐसे चला जाए तो इसके जगह पर हम R लिख सकते हैं, ये स्मॉल r, तो क्या मिलेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान, देखो ये R स्क्वायर है और इसके जगह पर R, तो क्या बना लेगा, R³ बना लेगा, और इसके बाद क्या लिखा है, R12 पर वेक्टर, ठीक है। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसके जगह पर R लिख दिया गया, और ये R का इस R स्क्वायर में एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R³। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, दूसरे आवेश पर बोल रहा हूं, ध्यान देना, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल अगर इसी प्रकार लिखा जाए, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार लिखा जाए तो क्या मिलेगा, F21 इक्वल टू क्या मिलेगा, जरा देखो भाई, F21 मिलेगा 1/, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, अब ऊपर का जो प्रोसेस किया है वही प्रोसेस फिर कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वही है Q1 Q2 अपान, ये देखो ऐसे ही चलेंगे तो यहां पर भी R³ मिलेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरे आवेश पर पहले आवेश कारण लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पहले आवेश के कारण है तो यहां से शुरू करेंगे, और दूसरे आवेश पर है तो यहां तक जाएंगे, यहां से जब यहां तक चलोगे तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन क्या होगा, Q1 से कहां तक, Q2 तक, Q1 से Q2 मतलब 1 से 2 तक, मतलब यहां लिखा जाएगा R12, ये हो गया वेक्टर। यहां पर इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आप देखो यहां से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से एक चीज निकल के आएगी, पहली चीज और दूसरी चीज, 2 पॉइंट निकल के आएंगे। कौन कौन से पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट तो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं R21 को R12 के बराबर लिखूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे भाई, यहां से यहां तक की न्यूमेरिकल वैल्यू, बिंदु A से बिंदु B तक की न्यूमेरिकल वैल्यू, Q1 आवेश से Q2 आवेश तक की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, चाहे हम Q1 से Q2 तक जाएं, चाहे Q2 से कहां आए, Q1 तक आए। लेकिन जब Q1 से Q2 तक जाएंगे तो डायरेक्शन अगर हमारी पूरब से पश्चिम है, तो जब Q2 से Q1 आएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी, और जब डायरेक्शन बदलती है तो वेक्टर में डायरेक्शन बदलने पर क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर इस डायरेक्टर के बराबर करना है तो हमको क्या करना होगा, डायरेक्शन बदलना होगा, और डायरेक्शन जैसे ही बदलेंगे सिंबल चेंज हो जाएगा, और सिंबल अगर चेंज करना है तो इसका मतलब इस 1 2 के जगह पर -21 या इस 2 1 के जगह पर -12 लिखा जा सकता है। अब अगर लिखें तो क्या मिलेगा, जरा बताइए, ये वैल्यू उठाकर किसी के जगह पर, चाहे इसके जगह पे रखो, तो क्या मिलेगा, अथवा करके हम लिख दें एक और चीज़, क्या, R12 इक्वल टू -R21। अब आप इसके जगह पर ये वैल्यू लिखो तो क्या मिलेगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये मिल जाएगा आपको F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये देखो Q1 इंटू Q2 अपान R³ और इंटू R21 के जगह पर क्या लिखेंगे, हाँ, माइनस R12, ठीक है। ये माइनस हम क्या लगा दे रहे हैं, सबसे आगे लगा दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहे जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये R21 की जगह ये वैल्यू लिखो, चाहे R12 की जगह ये वैल्यू लिखो, खाली पक्षांतर किया गया है बस, और कुछ नहीं, अच्छी बात है। अब आप देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इसे थर्ड मान लो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखो, क्या दोनों की जो एक सेकेंड, हाँ, क्या दोनों की जो राइट हैंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम नहीं दिख रही है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो थर्ड प्राप्त हुआ है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो,
अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड देखिए, दोनों के अगर आप राइट साइड को देखेंगे, ये राइट साइड और ये राइट साइड, ठीक है, तो दोनों का राइट साइड सेम है, बस एक चीज का अंतर है माइनस का। इस माइनस को इधर पक्षांतर कर लो, इस माइनस को इधर पक्षांतर कर लो, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, देखो सेम दिख रही है। क्या मिलेगा जरा बताइए। नाउ अगर आप इससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरी वैल्यू सेम है, तो ये और ये भी सेम होगा, बस माइनस चिन्ह का अंतर है। ये माइनस चिन्ह इधर पक्षांतर कर लीजिए, क्या मिल जाएगा F21, ये जो मैंने लिखा है F21, इसके बाद फिर क्या इज इक्वल टू माइनस F12। देखो 12 लिखा है लेकिन ये चिन्ह अभी पक्षांतर नहीं किया है, बराबर क्या लगाएंगे माइनस, पक्षांतर कर दिया, हो गया। इधर एक रिजल्ट ये मिल गया, दो बल लग रहे हैं, एक पहले आवेश कारण दूसरे आवेश पर और दूसरा दूसरे आवेश कारण पहले आवेश पर, लेकिन जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक है। अर्थात यह स्पष्ट हो रहा है कि जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, इससे यह प्राप्त हो रहा है कि कूलाम के नियम परस्पर जब दो आवेशों पर कार्य करते हैं तो वह न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, के तुल्य हो जाते हैं। जरा इसमें देखिए, आप यह प्राप्त करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो बल लग रहा है पहले आवेश कारण दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश कारण पहले आवेश पर, ये आपस में बराबर है, परंतु यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है। इसका मतलब जितना एक्शन हो रहा है उसी के बराबर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। जितनी क्रिया हो रही है उसी के बराबर क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो कूलाम के नियम के स्वरूप से पहला रिजल्ट निकलकर यही सामने आता है। दूसरा रिजल्ट क्या आता है कि कूलाम के नियम का, ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम में जो लगने वाले दोनों बल हैं, दोनों बल मतलब पहले आवेश कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल, अर्थात F21 और F12, ये दोनों एक ही दिशा में, देखिए ध्यान से, एक ही दिशा में है, ठीक है। ये देखिए एक ही दिशा में कार्यरत हैं, एक ही दिशा में कार्यरत हैं और एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। एक ही दिशा में कार्यरत हैं और एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। कह सकते हैं एक ही रेखा पर कार्यरत हैं और एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। इसलिए ये दोनों बल जो प्राप्त हुए ये क्या हैं, संकेंद्रीय बल हैं, ठीक है। क्या है, संकेंद्रीय बल हैं, ठीक है। तो दो रिजल्ट प्राप्त हुए। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पहला यह बताता है कि यह न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तुल्य है, और दूसरा यह बताता है कि यह एक ही रेखा पर होने के कारण क्या है, संकेंद्रीय है, ठीक है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से ये दो रिजल्ट प्राप्त होते हैं। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का बिल्कुल सिंपल और इजीली तरीके से आपके सामने डेरिवेशन रखा गया। ये वीडियो प्राप्त कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना कदापि ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।